Hello students, so we are on the second last, you can say second last or third last part of this capacitor, 19th part number 19 है ना। ये मैंने एक क्वेश्चन बना रखा है यहाँ पे। वो क्वेश्चन एक्चुअली मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको दिया था, तो लास्ट वाले वीडियो में इसे हमने सॉल्व नहीं किया था, आपको दिया था होमवर्क करने के लिए, आप कर लें इसलिए। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि अब हम जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जाता है ना कैपेसिटर प्लेट के बीच में, तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है, काफ़ी सारा फोर्स होता है उसके ऊपर। तो हम अब कोशिश करेंगे कि हम उस फोर्स को भी कैलकुलेट करें, है ना। फिर मैं स्पेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको मैं निकाल के बताऊंगा और फिर उसके बाद में कुछ स्पेशल टाइप के कैपेसिटर्स हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फाइनली ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ जो क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है इसमें आप देखेंगे कि जो डाइलेक्ट्रिक है, अब थोड़ा जनरल एक्स लेंथ का डाइलेक्ट्रिक एक्स ऐसा दिया हुआ है हमें लेंथ, और उसकी जो क्या बोलते हैं लेंथ है, जो प्लेट की लेंथ है वो एल है और उसकी विड्थ बी है। तो मैं थोड़ा ना प्लेट को ऐसा आपको बना के बता देता हूँ। प्लेट कुछ इस तरह की होती है, देखो डाइलेक्ट्रिक की प्लेट जो है ना वो कुछ इस तरह की है, ठीक है। तो जो इसकी विड्थ है जो आपको इस फिगर में दिख नहीं पा रही है ना, ये विड्थ वो बी है और ये वाली लेंथ एल है, ठीक है। सो इसका जो कंप्लीट एरिया होता है दैट इज एल इंटू बी, है ना। दिस इज कंप्लीट एरिया ऑफ दैट प्लेट, है ना। और ये प्लेट जो है ऐसे ही इसके साथ एक और प्लेट रखी हुई है, ठीक है, उसका भी लेंथ और ब्रेड्थ इसी तरह से दिया हुआ है। और फिर ये डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक की जो लेंथ है वो एक्स ही है और उसकी जो विड्थ है वो बी है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक की स्लैब जो है वो भी कुछ इस तरह से है, ठीक है ना। उसकी विड्थ कुछ ऐसी है, एक्स विड्थ है, सॉरी एक्स उसकी लेंथ है और जो बी है उसकी विड्थ है, कुछ इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक की हमारे पास स्लैब है, ठीक है। तो अब इस डाइलेक्ट्रिक की स्लैब को जब इंसर्ट कर दिया है एक्स अंदर, तो बचा हुआ जो है वो ये वाला पार्ट जो है, आपको ये पता है कि यहाँ पे तो एयर है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक्स लेंथ तक डाइलेक्ट्रिक है और बाकी की लेंथ, टोटल लेंथ तो एल है, तो एक्स तक डाइलेक्ट्रिक है और बाकी की लेंथ जो है वो आप कह सकते हैं कि वो एल माइनस एक्स है। तो ये एल माइनस एक्स लेंथ की जो प्लेट है वो एयर जैसा कैपेसिटर है और ये वाला डाइलेक्ट्रिक जैसा कैपेसिटर है ना। तो बस अब अपन क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिया है लास्ट वीडियो में, तो अब इसमें क्या बोलते हैं, थोड़ा सा इसको हमें अगर रिकंस्ट्रक्ट करना है तो इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस दोनों के अक्रॉस, यानी डाइलेक्ट्रिक वाले पोर्शन के अक्रॉस और एयर वाले पोर्शन के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, तो आप इसको कुछ इस तरह बना सकते हैं। ये फिर से दो कैपेसिटर इस तरह बन जाएंगे, एक बन जाएगा आपका डाइलेक्ट्रिक वाला और एक बन जाएगा आपका एयर वाला, है ना। अब यहाँ पे ये आ गया आपके पास पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट आ गया ए, और आप इस डाइलेक्ट्रिक वाले का नाम कुछ सी के रख सकते हैं और इसका नाम कुछ सी रख सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे तो दोनों पैरेलल में है, तो जो सी इक्वलेंट आएगा आपके पास पैरेलल में, तो वो सी प्लस सी के आ जाएगा, क्योंकि पैरेलल में है तो हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं इन केस ऑफ कैपेसिटर्स, है ना। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। तो दिस इज फॉर एयर, दिस वन इज फॉर एयर एंड दिस वन इज फॉर डाइलेक्ट्रिक, ओके। तो अब जो है यहाँ से आगे, तो डाइलेक्ट्रिक वाला जो पार्ट है उसकी कैपेसिटी हम लिखना चाहें अगर, तो एरिया कितना आएगा उसका, एरिया वो जो ऑक्यूपाइड है, यानी कितना एरिया ऑक्यूपाइड है, तो अपन देख सकते हैं उसकी एक्स तो लेंथ है और बी विड्थ है ना। तो एक्स लेंथ और बी विड्थ यानी एक्स इंटू बी, यानी आप देखो पहले तो ए, मैं इसको ए डैश एप्सिलॉन नॉट के बाई डी ऐसा होता है। ये जो है हमारे पास प्लेट्स के बीच की दूरी डी लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ए डैश एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, ए डैश इज नथिंग बट द एरिया विच इज ऑक्यूपाइड बाय दिस डाइलेक्ट्रिक। तो एक्स लेंथ और बी विड्थ, एक्स लेंथ और बी विड्थ, तो एरिया हो गया एक्स इंटू बी। तो ए डैश इज एक्स इंटू बी, just put it here, then you will get x into b epsilon naught k by d. This is the capacity for the capacitor with dielectric. Okay, now the capacity for air capacitor. Air capacitor वाले केस में c में आ जाएगा आपके पास a epsilon naught k तो नहीं आएगा, a epsilon naught by d आ जाएगा। अब जो इसका एरिया a है वो कितना होगा, तो यहाँ एरिया जो होगा वो लेंथ हो जाएगी l माइनस एक्स और विड्थ हो जाएगी b, तो एरिया हो जाएगा l माइनस एक्स इंटू बी, ठीक है ना। तो ये एरिया हम यहाँ रख देंगे, तो c आ जाएगा आपके पास l माइनस एक्स इंटू बी एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ओके। सो ये भी कैपेसिटी हमें मिल गई एयर वाले की, ये मिल गई हमें डाइलेक्ट्रिक वाले की। तो जो c आ जाएगा आपके पास इक्वलेंट, वो आ जाएगा आपके पास c यानी c प्लस सी के, यानी डाइलेक्ट्रिक वाला प्लस एयर वाला। तो यहाँ पे एयर वाला आ गया l माइनस एक्स इंटू बी एप्सिलॉन नॉट बाई डी प्लस ये वाला आ जाएगा x इंटू बी
और थोड़ी इधर की जगह ले लेते हैं हम लोग, x इंटू बी एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। ओके, सो अब इसमें से कुछ कॉमन अगर निकलता है तो निकाल देते हैं उसे। तो यहाँ से जो सी इक्विवेलेंट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा देखते हैं। देखो बी एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो यहाँ से बी एप्सिलॉन नॉट बाई डी तो कॉमन निकाल दो, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा एल माइनस एक्स प्लस के एक्स, एल माइनस एक्स प्लस के एक्स। आई होप आपको ऐसा आंसर मिला होगा। अगर आपको ये आंसर मिला होगा तो वेरी गुड है, नहीं मिला होगा तो ट्राई करोगे तो किसी ना किसी दिन आप इस पर सक्सेसफुल हो जाओगे। बट एट द एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट इट इज़ वेरी सिंपल। कुछ बेसिक बातें हैं, पिछले वीडियोस में ज़रूर देखो। जब पिछले वीडियोस में उन बेसिक बातों को देखोगे ना तो आपको डेफिनेटली बहुत मज़ा आएगा और डेफिनेटली आप इसको सीखेंगे। ये सिंपल चीज़ें हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपको बस आपको ये देखना है कि मैंने किस प्रोसेस से सॉल्व किया है, उस पर फोकस करना है, फिर चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। अब इसके बाद यहाँ एक हेडिंग लगा लेते हैं, फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अब जब भी कभी किसी कैपेसिटर के प्लेट के अंदर डाइलेक्ट्रिक को डाला जाता है तो कितना फोर्स होता है, क्या फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है, वो सारी बातें हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि ऑलरेडी यहाँ चार्जेस कैपेसिटर के ऊपर प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो थोड़ा इस बात को समझें कि ये ऑलरेडी एक चार्ज वाला कैपेसिटर है। चार्जिंग के दौरान ये सब कुछ हो रहा है, यानी या तो इसको चार्ज कर लिया गया है। अब उस पर मैं थोड़ी बात बाद में करूँगा, चार्जिंग के दौरान हो रहा है यानी कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ, उस पर भी आता हूँ मैं। बट ये बात समझ लो कि इस पे चार्जेस ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब प्लेट्स के ऊपर चार्जेस हैं तो या तो ये चार्ज हो रहा होगा, यानी पोटेंशियल यानी बैटरी इसके अक्रॉस लगी होगी, या तो ये चार्ज हो चुका होगा, यानी बैटरी से लगा के इसे निकाल लिया गया होगा। तो दो कंडीशन है, या तो बैटरी कनेक्टेड है या तो इसको बैटरी से या फिर सर्किट से हटा दिया गया। दो केसेस बनेंगे। अभी हम वो दो केसेस के बारे में भी बात करेंगे, डोंट वरी। पर अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ ये देखें कि भाई यहाँ चार्जेस प्रेजेंट हैं। अब हो क्या रहा है कि यहाँ एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसके अंदर इंसर्ट किया जा रहा है। तो जब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर इंसर्ट किया जाता है तो क्या होता है, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक आता है तो वैसे ही इसके ऊपर इंड्यूस्ड चार्जेस आ जाते हैं। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक आता है, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक एंटर करता है तो यहाँ इंड्यूस्ड चार्जेस उतने एरिया में आ जाते हैं जितना एरिया प्लेट के अंदर आ गया। अब जैसे ही ये इंड्यूस्ड चार्जेस आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये एकदम स्ट्रांगली यहाँ अट्रैक्ट होंगे, ये भी एक अट्रैक्ट होंगे, यहाँ से भी कुछ ऐसे अट्रैक्ट हो जाएंगे, यहाँ से भी कुछ ऐसे अट्रैक्ट होंगे, वैसे ही यहाँ से कुछ अट्रैक्ट होंगे, ये अट्रैक्ट होंगे। इस तरीके से बहुत सारे फोर्सेस इसको अट्रैक्ट करेंगे। कुछ ऐसे फोर्सेस भी होंगे जो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ होंगे, हॉरिजॉन्टल यानी इस तरह से वर्टिकल कंपोनेंट्स, कुछ ऊपर की तरफ कुछ नीचे की तरफ। तो ये वाले भी कंपोनेंट्स होंगे। हालांकि ये वाले कंपोनेंट्स जो है ये कोई काम के नहीं है, पर ये जो टेढ़े टेढ़े दिख रहे हैं इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो होगा इस तरफ से और एक होगा वर्टिकल, यानी एक होगा Fx और एक होगा Fy। वैसे ही इस फोर्स का भी एक कंपोनेंट होगा Fx और एक होगा Fy। तो आपको दिखता होगा कि y डायरेक्शन के सारे कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, सो नेट फोर्स इस तरफ आ जाएगा, जो कि इस डाइलेक्ट्रिक को, एक्चुअली प्लेट के ऊपर जो चार्जेस हैं वही चार्जेस अब ये डाइलेक्ट्रिक को अपनी तरफ जोर से खींचना चाह रहे हैं। यानी आपको प्लेट को ऐसे पीछे खींचे रखना है ताकि वो स्लोली एंटर करे, क्योंकि अगर जोर से खींच देंगे तो वर्क डन जितना भी करेगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो सारा वर्क डन कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो ऑसिलेट करने लग जाएगा। हमें वो ऑसिलेट नहीं कराना है, हमें तो स्लोली धीरे से जाके अंदर छोड़ देना है, हमें तो स्लोली जाके छोड़ देना है। जैसे ही आप अंदर जाके छोड़ दोगे तो फिर वहां सेट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो अंदर एक बार पूरा एंटर हो गया, देखो एक बार अगर डाइलेक्ट्रिक पूरा अंदर एंटर हो गया तो वो वहां इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। एक बार अगर वो डाइलेक्ट्रिक एक बार पूरा अंदर इंसर्ट हो जाने के बाद में अब उस पे जो फोर्सेस लगेंगे ना वो सिंपल ऐसे फोर्सेस लगेंगे, वो सारे के सारे ऐसे फोर्सेस होंगे। नो मैटर थोड़ा डाइलेक्ट्रिक का पोर्शन अगर प्लेट के बाहर भी दिखा रहा हूं मैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है,
पर जो फोर्सेस हैं वो सारे ऐसे होंगे और ये सारे करके फोर्सेस नेट फोर्स 0 हो जाएंगे एंड डाइलेक्ट्रिक विल बी इन इक्विलिब्रियम, डाइलेक्ट्रिक विल बी इन इक्विलिब्रियम, डाइलेक्ट्रिक will be in equilibrium, that is F net, that is F net is equal to 0, F net आ जाएगा 0, डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब ये कब होगा सर, ये एग्जैक्टली कब होगा? तो ये इतना समझ लो, when the center of capacitor is along the vertical, when the center of the capacitor and the center of the dielectric will lie on the same vertical line, then dielectric will be in equilibrium। यानी कि सेंटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक एक वर्टिकल लाइन पे आ जाए, वो अगर दोनों एक ही साइज के तो एक ही पॉइंट पे भी आ जाएंगे, अगर डाइलेक्ट्रिक थोड़ा छोटा है तो ऊपर नीचे भी आ सकते हैं, बट एक वर्टिकल लाइन पे आ जाए। एक वर्टिकल लाइन पे अगर दोनों ही सेंटर्स आ गए, इन दैट केस आप कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक इज इन इक्विलिब्रियम, डाइलेक्ट्रिक विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो अब ये जो मुद्दा है ना, अब हमारे पास मेन मुद्दा क्या है, हमें ये फोर्स निकालना है कि किस फोर्स से, एक्चुअली ये जो फोर्स है दिस एफ नेट इज नथिंग बट एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, चार्जेस ने ही ये प्रोड्यूस किया है, तो ये एफ नेट जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज गिवन बाय, याद करो, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स, माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स। कहाँ से आ गया सर ये डेल यू बाई डेल एक्स, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स कहाँ से आ गया ये? याद करो, ऐसा कुछ आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम के चैप्टर में पढ़ा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ तब तक, हमें क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी जगह की। याद करो, हमने इस चीज़ को इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर ही हमने पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल यानी कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में रिलेशन निकाला था। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच का जो रिलेशन है वही लिखा है मैंने, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स। अगर आपको याद आता होगा तो ये F इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स ही वो रिलेशन था जो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या किसी कंजर्वेटिव फोर्स और क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन देता था। कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन देने वाला यही वो रिलेशन था। अब यहाँ पे भी हमें ये फोर्स निकालना है। फोर्स जो है वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है और वो फोर्स हमें निकालना है, यानी हमें एक्चुअली इसका डेल यू बाई डेल एक्स लिखना है। यानी हमें जब हम इसके अंदर ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो इस कैपेसिटर का जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स यानी जितनी लेंथ अंदर चली जाएगी जाती रहेगी, जितना पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स को अगर हम देखेंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगा। और हमारा मोटिव भी तो फोर्स निकालना है, यानी हमें अब सिर्फ क्या लिखना होगा, हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होगी। हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होगी तो पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है, वी नो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर, वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज गिवन बाय, चलो भाई पोटेंशियल एनर्जी तो हमें पता है, क्यू स्क्वायर बाई 2c या हाफ सी वी स्क्वायर और इक्वल टू हाफ क्यू इंटू वी, ऐसे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब अगला सर क्या करें, पोटेंशियल एनर्जी तो हमारे पास है हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, काम बन जाएगा। कैपेसिटी लिखनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि कैपेसिटी क्या होती है। जैसे मान लो जब ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हो रहा था तो पहले एकदम से पूरा थोड़ी इंसर्ट हो जाएगा, तो धीरे धीरे इंसर्ट हो रहा है, तो पहले कुछ एक्स पार्ट इंसर्ट होगा। याद करो अभी एक्स पार्ट डाइलेक्ट्रिक का इंसर्ट हुआ यहाँ, हमने अभी कैपेसिटी निकाली थी, अभी निकाली थी यहाँ।
जो एक्स पार्ट हमने इंसर्ट किया था मैंने उसे मिटा दिया, बट हमें देखना पड़ेगा कितना था वो एक्स पार्ट इंसर्ट होने के बाद कैपेसिटी। अब भी यहाँ लिखा था मैंने, तो कुछ तो भी हमने निकाला था, वो देख लेते हैं उसको बाद में, ठीक है ना। तो वो कैपेसिटी हमें देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, लेट एक्स पार्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड इन द कैपेसिटर, तो ये जो कैपेसिटर में जब एक्स पार्ट इंसर्ट हो गया है, यानी ये इस तरीके से कुछ इसका फिगर बना सकते हैं हम लोग, ये एक्स पार्ट इंसर्ट हो गया है, और यहाँ पे अगर आप देखें, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज समथिंग एक्स। अगेन इसकी विड्थ जो है बी ले लो और इस प्लेट की लेंथ एल ले लो और इन दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी डी ले लो। तो जो कैपेसिटी हमने निकाली थी सी इक्विवेलेंट, अभी निकाली थी, आपको पता है वही ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी एयर वाले पार्ट के लिए। तो एरिया हमने लिखा था एल माइनस एक्स इंटू बी, एरिया हो गया एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये एयर वाले के लिए हो गया, प्लस ये वाला जो पार्ट था जिसमें हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रखा था, तो उसके लिए हमने लिखा था एरिया। अब एरिया हो जाएगा एक्स इंटू बी ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, तो ऐसा हमने लिखा था। तो सी इक्विवेलेंट जो आएगा वो हमारे पास कुछ तो भी आ गया था बी एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और ब्रैकेट में आया था एल माइनस एक्स और क्या आया था प्लस के एक्स, ऐसा आया था, ठीक है ना। तो ये हमारे पास सी इक्विवेलेंट आ गया था, ठीक है। दिस इज द टर्म, ठीक है ना, ये हमारे पास आ गई थी टर्म, ठीक है ना। अब हाँ एक मिनट, तो ये जो हो गई टर्म अपने पास आ गई। अब इसके बाद जो है हमने सी तो निकाल लिया, पर अब एक मुद्दा ये आता है कि ये जो कैपेसिटर के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं, ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते समय इसका स्टेटस क्या है। यानी मैंने कहा ना कि चार्जेस तो हैं, पर क्या वो बैटरी से कनेक्टेड है। देखो बैटरी से जब कैपेसिटर कनेक्ट करके कोई काम करते हो तो क्या कांस्टेंट रहता है, याद करो, पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी लगी हुई है और कैपेसिटर बैटरी के अक्रॉस लगा हुआ, बैटरी कैपेसिटर के अक्रॉस लगी है और आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हो, यानी क्या कांस्टेंट रहेगा उस समय, बैटरी लगी है, यानी उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। पर अगर आपने किसी कैपेसिटर को थोड़ा चार्ज किया, बैटरी डिस्कनेक्ट की और चार्ज तो उसके अंदर आ गए, अब आइसोलेट कर दिया, उसके दोनों लेग्स को अलग अलग रखा और आपने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया। अब जब दोनों लेग्स अलग अलग हैं तो चार्जेस के भागने का कोई रास्ता नहीं है, इसका मतलब उस समय पे चार्ज क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। तो दो केसेस इसमें बनेंगे, एक तो हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं बाय कीपिंग द बैटरी कनेक्टेड, और दूसरा केस बाय डिस्कनेक्टिंग द कैपेसिटर फ्रॉम बैटरी, या फिर कीपिंग द चार्जेस कांस्टेंट ऑन द कैपेसिटर। दो केसेस में हम करेंगे ये चीजें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ द डाइलेक्ट्रिक कैन बी inserted in two ways, that is first by keeping the battery connected, that is V equal to constant, potential difference across the capacitor is constant, and second by isolating the capacitor, that is disconnecting it from circuit, that is Q equal to constant, charge equal to constant। अब ये दोनों केसेस पे हमें काम करना है। सो फर्स्ट केस इज बाय keeping the battery connected, by keeping the battery connected, तो जब हम बैटरी को कनेक्ट रखते हैं तो V इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो अगर V कॉन्स्टेंट है तो हमें कौन सा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लेना चाहिए, देयरफॉर फोर्स F इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू, अब हमारे पास V कॉन्स्टेंट है, V कांस्टेंट है, और हम देखो चार्ज के बारे में कुछ बता नहीं सकते और कैपेसिटी भी वेरिएबल है हमारे पास x की टर्म्स में, तो हम q² बाई 2c ले नहीं सकते,
क्योंकि यहाँ चार्ज भी वेरी हो रहा है, क्योंकि v कांस्टेंट है तो पाथ तो है भाई, सर्किट बना हुआ है, इसलिए चार्ज तो भागेंगे, इसलिए q चेंज होगा तो c भी वेरिएबल है, दो वेरिएबल आ गए, तो ये नहीं ले सकते। ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जिसमें हमें v कांस्टेंट, v वाली टर्म मिले जिससे हम v को कांस्टेंट ले लें। तो आप ये वाला भी ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो, पर ये q वाला जो है, q का वेरिएशन आपके पास नहीं है। आप फिर q इक्वल टू सी वी लिखो, फिर उसके बाद चले जाओ तो वो बात बन जाएगी, पर q इक्वल टू सी वी लिख के यही बन जाएगा ना, हाफ सी वी स्क्वायर, यानी आप इसको ले लोगे, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को लेना पड़ेगा। देयरफॉर यूज u इक्वल टू हाफ सी वी का स्क्वायर, u इक्वल टू हाफ सी वी का स्क्वायर। अब हम इसको पोटेंशियल जो है कांस्टेंट वाली टर्म के लिए लेके अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। आई होप ये आपने लिखा होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना, इसको मिटा देता हूँ, फिगर आपके ध्यान में होना चाहिए, हेडिंग भी ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी डिफरेंशिएट करेंगे कुल मिला के। अब डिफरेंशिएट करना वैसे तो आपको आना चाहिए, हालांकि क्या है ये मुझे नहीं बताना चाहिए वैसे, क्योंकि अगर हर जगह हम लोग ये सब कैलकुलस हम ही सॉल्व कर लें पूरा तो आपकी आदत कब पड़ेगी, ये एक बड़ा पॉइंट है। बट हो क्या रहा है कि आजकल स्टूडेंट्स को स्पून फीडिंग की आदत है, और इस स्पून फीडिंग के चलते पता है स्टूडेंट्स का ही नुकसान हो रहा है। बहुत सारे टीचर्स आके ये इतना सिंप्लीफाइड करके ऐसा एकदम फैला दे रहे हैं कि अरे ले लो एकदम, पर इतना सिंप्लीफाइड भी कर दिया जाए तो पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है वो लेमैन बन जाता है। कभी भी चीज़ें इतनी भी आपके सामने सिंप्लीफाइड नहीं आ जानी चाहिए कि आपको कुछ करने की आदत ही खत्म हो जाए, पर ऐसा हो रहा है, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल, क्योंकि तुम अपना दिमाग चलाना भूल चुके हो। एक्चुअली साइंस पढ़ने का मतलब था इट इज़ नेचर टू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स, साइंस का मतलब वो होता है, यानी एक ऐसा नेचर इंसान के अंदर कि जो बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करे। पर अभी हम साइंस कैसा पढ़ रहे हैं पता है, जस्ट बोर्ड पे लिखो हम छाप लेंगे, वैसा के वैसा कर लेंगे, लिख दो छाप लेंगे, लिख दो छाप लेंगे। दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू लर्न साइंस, ठीक है। तो खैर वॉट एवर, सो फाइनली आई नीड टू थिंक अबाउट डी यू बाई डी एक्स, मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। सो इट इज़ डी डी एक्स ऑफ हाफ सी वी का स्क्वायर, वी इज कॉन्स्टेंट, सो हाफ इंटू वी का स्क्वायर कॉन्स्टेंट, डी डी एक्स ऑफ सी, और c as function of x we know this is the c as function of x. So finally what we'll get, चलो क्या दिखता है देखते हैं यहाँ से। So du by dx is equal to half v स्क्वायर को तो बाहर लिख देते हैं, और डी डी एक्स ऑफ, अब ये जो b एप्सिलॉन नॉट बाई डी है मैं थोड़ा उसको भी बाहर लिख देता हूँ, वो भी कांस्टेंट ही है, b एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और हम सीधे डेल एक्स को जो है ब्रैकेट के अंदर भेज देते हैं, माइनस साइन हम बाद में लगा देंगे, तो ये आ जाएगा डेल एक्स ऑफ एल आ गया, माइनस डेल एक्स ऑफ एक्स आ गया, ठीक है, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस डेल एक्स ऑफ के एक्स आ गया, ठीक है। सो डेल यू बाई डेल एक्स को अगर हम देखें तो ये हाफ, यानी इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, बी एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाई 2d, and in bracket del x of L is constant, so it will be 0. So this is minus of del x of x is 1 and plus it will be k. Okay, so this is the thing finally. Then force is equal to minus of del u by del x. Okay, so minus sign आप अंदर भेज सकते हो, so it will be something b epsilon naught v square by 2d, एंड माइनस जैसे भेजोगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सो इट विल बी 1 माइनस के। सो दिस इज द फोर्स। एक्चुअली ये एक्सटर्नल एजेंट का भी फोर्स इतना ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इतना ही है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने कैलकुलेट किया, बट एक्सटर्नल एजेंट का भी इतना ही है। क्यों सर इतना ही है एक्सटर्नल एजेंट का? क्योंकि वो स्लोली इंसर्ट कर रहा है ना। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इसको यहाँ खींच रहा है, और ये वाला एक्सटर्नल एजेंट इसको बाहर खींच रहा है, तो ये बाहर वाला जो एक्सटर्नल एजेंट है ये उतना ही खींच रहा है जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ताकि स्लोली वो उसको अंदर इंसर्ट करा सके। ओके, सो दिस इज द थिंग बिहाइंड इट। तो आई होप ये आपने लिखा होगा, लिखा है तो जल्दी जल्दी से मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ फटाफट से, ठीक है ना, फिर हम लोग केस 2 कर लेते हैं फास्ट एकदम, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं, अब ये है इसका क्वेश्चन नंबर, आज का 2 है, 1 पहले लिखा था मैंने। फाइंड, तब तक आप इसको लिख भी लेंगे, फाइंड इलोंगेशन in spring in equilibrium position for system
एक सिस्टम बनाया है, तो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में स्प्रिंग ने कितना फोर्स लगा रखा है ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो ठीक है, ये ऐसा एक डाइलेक्ट्रिक है जो यहाँ किसी स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, के नॉट लेना पड़ेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, और इस कैपेसिटर को यहाँ बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है, यानी वही पोटेंशियल कांस्टेंट वाला केस है, ठीक है ना। सो आपको निकालना है इसके x की वैल्यू, यानी एलोंगेशन निकालनी है आपको स्प्रिंग की, ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और है, थर्ड, इसको भी लिख लेंगे। अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज रिलीज्ड, और आप इसको जल्दी कंप्लीट करें। इस क्वेश्चन को देखें, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, बड़ा सिंपल है। यहाँ एक फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, और यहाँ होगा स्प्रिंग फोर्स। बस आपको एफ इलेक्ट्रो और एफ स्प्रिंग को इक्वेट करना है यार, कुछ भी नहीं करना है, वेरी सिंपल। बताना तो नहीं चाहिए था, बता दिया बट मैंने, ठीक है। इसके बाद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट as shown. Neglect friction, calculate the period of motion, calculate the period of motion. Assume B epsilon naught V square by D into 1 minus K equal to lambda. ये इसका फिगर है, ये भी कांस्टेंट पोटेंशियल का केस है। एल लेंथ की स्लैब है, सॉरी प्लेट है, और जो स्लैब है डाइलेक्ट्रिक स्लैब वो 12 लेंथ की है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। Width is B and mass is M. Width is B and mass is M. ठीक है, सो कर सकते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, मैं केस 2 करता हूँ पहले तो सॉल्व। केस 2 इज अगेन सिंपल थिंग। केस 2 के अंदर अब क्या रहेगा, यहाँ पे आपने बैटरी कनेक्टेड रखी थी, अब केस 2 में चार्ज कांस्टेंट कर देंगे। यहाँ बैटरी कनेक्टेड थी तो पोटेंशियल कांस्टेंट था, अब वहाँ पे चार्ज कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। सो केस 2 इज अगेन वेरी सिंपल। सो अगर आप देखें यहाँ केस 2, दिस इज केस 1, दिस इज केस 2, और ये लिखते हैं बाई आइसोलेटिंग द कैपेसिटर, दैट इज Q इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब आपको पता होगा Q कांस्टेंट है तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी क्या लेनी है, U इक्वल टू क्या ले लें, Q स्क्वायर बाय 2C ले लेंगे, है ना। तो फिर वही चीज़ डेल U बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल U बाई डेल एक्स को हम लिख सकते हैं Q स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, Q स्क्वायर बाई 2, और डेल U का मतलब ये आ जाएगा C का पावर -1 डेल एक्स, है ना। तो ये वाली टर्म है, इसको हमें देखना पड़ेगा, तो इसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप, तो हम कुछ सी के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको
u इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू, ये आप लिख सकते हैं, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं -1, और ये क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा, चेन रूल लगेगा, -1 सी का पावर -1 यानी सी का पावर -2 और इनटू ये आ गया, फिर इसके बाद डेल सी बाई डेल एक्स यानी सी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी अभी आपके पास डेल यू बाई डेल एक्स की जो वैल्यू है वो आ गई आपके पास -1/c² और डेल सी बाई डेल एक्स। अब आपके पास डेल सी बाई डेल एक्स यानी सी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑलरेडी हमने पहले ही निकाला है, सी का डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं निकाला ना, ये निकाला ना सी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये जो टर्म है वही यहाँ यूज़ हो जाएगी। तो जो फोर्स है बेसिकली इट इज़ ऑफ माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स ना, तो माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स माइनस माइनस ये वाले तो प्लस ही हो जाएंगे, तो इट विल बी 1/c² एंड इनटू डेल सी बाई डेल एक्स। तो जो भी डी सी बाई डी एक्स की वैल्यू थी जो हमने यहाँ निकाली थी वही की वही वैल्यू, यानी ये वाली पूरी टर्म, ये वाली टर्म है ना, यानी बी एप्सिलॉन नॉट डी और ये बी एप्सिलॉन नॉट डी और ये के 1 माइनस के -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगी। सो दिस इज द फोर्स व्हेन चार्ज इज कांस्टेंट, दिस इज द फोर्स व्हेन पोटेंशियल इज कांस्टेंट। तो ये दोनों ही केसेस आप कर सकते हैं, बड़े सिंपल हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसको बहुत अच्छे से रखें अपने पास, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं इसको मिटाता हूँ। अब जो हमने क्वेश्चन लिख रखा है उस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन लिख रखा है हमने इसके बारे में बात कर लेते पहले। सो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है फर्स्ट वाला सेकंड वाला क्वेश्चन का, इसमें कुछ भी नहीं करना है, इधर वाला फोर्स उधर वाला फोर्स आपको बिल्कुल इक्वेट कर देना है बस। तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस एफ एक्सटर्नल एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यू कैन से इज इक्वल टू एफ स्प्रिंग, आपको बस इतना करना है और कुछ भी नहीं करना है। सो दिस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज दिस वन। क्यों ये ले रहे हैं हम, ये वाला क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये कांस्टेंट पोटेंशियल के साथ है और ये कांस्टेंट चार्ज के साथ है, और ये वाला जो केस है बैटरी लगी हुई है इसलिए कांस्टेंट पोटेंशियल वाला केस है। तो अब एक मिनट, कितना समय हो गया वैसे, 30 मिनट्स हो गए, ओह इसको जल्दी करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक दिस वन, सो दिस इज बी एप्सिलॉन नॉट v²/2d और दिस इज 1 माइनस के इक्वल टू एफ स्प्रिंग। एक्चुअली क्या होगा, एफ स्प्रिंग में आएगा फिर से माइनस साइन, सो इट विल बी माइनस ऑफ के एक्स नॉट यानी के नॉट एक्स, ठीक है, एक्स ही निकालना है हमें। इस माइनस साइन को इधर भेज दोगे तो ये वाला जो टर्म है दिस विल बी k-1 एंड दिस इज बी एप्सिलॉन नॉट v²/2d and it will be k naught x. So finally elongation x is, so it will be b epsilon naught v² k-1 और अपॉन में 2d k naught. So this is the x, this is the elongation. ये वीडियो की थोड़ी लेंथ ज़्यादा हो गई है, इसको यहाँ रोकता हूँ, ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करूँगा, टिल द टाइम आप सॉल्व करके रखें। एक हिंट और दे देता हूँ इस क्वेश्चन में कि ये मोशन SHM नहीं होगा, क्योंकि बड़ा सा लेंथ है 2l, ये भी लेंथ l है, तो ये SHM नहीं होगा, इसको सिंपल एक ऑसिलेटरी मोशन की तरह ट्रीट करके आपको सॉल्व करना होगा। अगले पार्ट में इसका जो है बाकी का इसको सॉल्व करता हूँ और आखिरी पार्ट होगा वो फिर इसे कंक्लूड करता हूँ, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर एंड विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट।